और अब बात बीकानेर की, जहां दो युवकों को पॉकेट मारना भारी पड़ गया। दरअसल हुआ यूं कि दोनों युवक पॉकेट मार रहे थे, तभी मौके पर मौजूद लोगों ने युवकों की जमकर धुनाई कर दी। गौर से देखिए दोनों युवकों, ये शक्ल से तो मासूम लग रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो हरकत की है उसकी सजा उन्हें हाथों हाथ मिल रही है। जी हां, पॉकेट मारी की सजा इन युवकों को ऐसी मिली कि ये लोग दोबारा पॉकेट मारने से पहले 100 बार सोचेंगे। आप अपने टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें साफ देख सकते हैं कैसे दोनों युवकों की जमकर पिटाई की जा रही है। युवक रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन लोग हैं कि हाथ साफ करने में मसरूफ है। पहले तो लोगों ने पॉकेट मारों की जमकर धुनाई की और फिर दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। यहाँ पे आए दिन जेब कतरी थी है, ये अभी यूपी वालों को 5 जाने थे, उनको पीछे दौड़ के कपड़ के थे, लाए थे ऑटो में, फिर यहाँ लाए थे। पुलिस अब तक आई नहीं थी, बाद में आई पुलिस। एक लुगाई की काटी थी कमथाना भाटों का काम, कमथाना का काम थी, उसका बटुआ दे दिया और अभी थाने ले गए। 5 जने हैं और 2 तो कब्जा के, 3 फरार हो गए। ये खबर भरतपुर से है, जहां दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। जमीन विवाद को लेकर दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे बरसाए गए। झगड़े में दोनों पक्षों से करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को नदबई अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं गंभीर हालत में एक महिला समेत 3 लोगों को भरतपुर रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि एक प्लॉट पे काम चल रहा था, इस दौरान दूसरे पक्ष के प्लॉट में ट्रैक्टर बैक करने को लेकर विवाद हो गया। दूसरे पक्ष का कहना था कि उनके प्लॉट में रखे उपले ट्रैक्टर से टूट गए। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। हमारे घर में एक तो मेरी मम्मी घायल है, मेरी भाभी है, उनका नाम ब्रह्मा देवी, वो भी घायल है, और मेरी मिसेज है, मेरा भाई शोभाराम है, और मैं खुद घायल हूँ। मेरा साला घायल है, उसको वो बैठा था, उसमें हुआ क्या था? ऐसा हुआ था सर कि मेरी प्लॉट में काम चल रहा है, मेरी प्लॉट में उनकी प्लॉट खाली थी इंदरलाल की, तो मैंने उनसे पूछ के बोला था कि मैं आपकी प्लॉट में मेरा ट्रैक्टर बैक करके अपनी प्लॉट ले सकता हूँ क्या, ईंट अपनी प्लॉट में रख सकता हूँ क्या। सुबह हमारे पास इतलाई ये दो घायल व्यक्ति यहाँ थाने पे भी आ गए थे। कासगंज रोड नदबई में गोबर डालने को लेकर सामलाती ज़मीन थी, उस पर गोबर डालने को लेकर के इनके बीच में विवाद हुआ और विवाद मारपीट तक पहुँच गया, जिस पर एक पक्ष यहाँ थाने पे आ गया था, उसको तत्काल हमने हॉस्पिटल भर्ती कराया। दूसरा पक्ष वहाँ हॉस्पिटल पे ही मिला। एक पक्ष ने पर्चा बयान दे दिए, वहीं FIR दर्ज करा दी, तो उसकी हमने FIR दर्ज कर ली। दूसरे पक्ष ने सोच समझ करके FIR दर्ज कराने को कहा। दोनों पक्षों को यहाँ से जो राजकीय चिकित्सालय है वहाँ से भरतपुर RBM हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। अभी एक पक्ष का पर्चा बयान लेने SI को भेजा गया वहाँ पे। ये खबर भरतपुर से है, जहां स्टेट हाईवे 21 पर रुदावल कस्बे के पास करीब 2 दर्जन बदमाशों ने एक होटल में लूटपाट कर होटल के कर्मचारियों के साथ मारपीट की और होटल के पास में स्थित शराब गोदाम में भी आग लगाकर उसमें रखी 12,000 की नकदी को लूट कर ले गए। अज्ञात बदमाशों के खिलाफ होटल मालिक ने रुदावल थाने में मामला दर्ज करवाया है। वहीं होटल पर फायरिंग की सूचना भी मिल रही है, लेकिन पुलिस ने फायरिंग की अभी तक पुष्टि नहीं की। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 12 बजे होटल पे गोली कांड करके पूरी होटल तोड़ फोड़ करके और अपना ठेका गोदाम है खीरे मोड़ पे, उसको जलाए गए, खोखा उसमें तोड़ फोड़ कर गए और लूट करके ले गए। ये फायरिंग करिए और गोलीबारी करके और पूरे शीशा फीसा तोड़ के। जैसलमेर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक टायर पर चढ़ गया। युवक के टावर पर चढ़ने की खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन की सांसें थम गई। गौर से देखिए, टावर पर चढ़ा ये युवक नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल युवक सैलरी नहीं मिलने से नाराज है। युवक की माने तो कंपनी वालों ने ना तो उसे सैलरी दी, ना ही उसे नौकरी पर रखा जा रहा है। देखिए, युवक अपनी मांग मनवाने के लिए जान हथेली पर लेकर टावर पर चढ़ा है और लाख समझाइश के बाद भी नीचे उतरने को तैयार नहीं। लोग लगातार उससे नीचे उतरने के लिए कह रहे हैं, लेकिन युवक किसी एक की भी नहीं सुन रहा।
कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर कोटा में किसान स्पीकर ओम बिरला के शक्तिनगर आवास पर ज्ञापन देने पहुंचे। हालांकि स्पीकर के आवास पर नहीं थे, जिसके बाद किसानों को रोक दिया गया, जिससे नाराज किसान धरने पर बैठ गए। किसानों ने कहा कि वो लोग लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को संसद में पारित तीनों कृषि कानून को वापस लाने की मांग का ज्ञापन देंगे। आंदोलन में शामिल किसान नेता दुलीचंद बोरदा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसानों की मांग है कि वो किसानों पर कुठाराघात करने वाले कानूनों को जल्द वापस ले और एक नया कानून किसानों की आय को दोगुना करने के लिए बनाए। इसके अंदर एक नया कानून लेकर के आए जिससे कि किसानों की आमदनी सुनिश्चित हो सके, और ऐसा कानून सिर्फ एमएसपी को एक कानूनी जमा बनाने का संसद में कानून पास करने के माध्यम से ही संभव है। ये हमारी मांग है। बिजली बिल 2020 अभी समय प्रस्तावित संसद में है। पूरा निजीकरण करके सेठों को उत्पादन से लेकर वितरण तक ये करना देना चाहते हैं। अलवर के शाहजहांपुर बॉर्डर पर पिछले 14 दिनों से किसान डटे हुए हैं। यहां आंदोलनकारी किसानों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे प्रशासन की नींद उड़ गई है। वहीं अब पुलिस और प्रशासन वैकल्पिक मार्गों पर रूट डाइवर्ट करने की रणनीति बना रहे हैं, जिसके लिए बहरोड में अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात की गई है। आपको बता दें कि हरियाणा, गुजरात सहित अन्य राज्यों के किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आरएलपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने 26 दिसंबर को 2 लाख किसानों के साथ दिल्ली कूच का ऐलान किया है, जिसके बाद जयपुर रेंज आईजी एस संगाथी ने भी राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर अधिकारियों के साथ मीटिंग ली और आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही एसपी भिवाड़ी राममूर्ति जोशी ने खुद व्यवस्थाओं का जायजा लिया और हाईवे जाम होने की स्थिति में रूट को डाइवर्ट करने का रोड मैप बनाया। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर किसान आंदोलन की वजह से यातायात संचालन में बाधा उत्पन्न हो रही है। उसके फलस्वरूप बहरोड कस्बे में डाइवर्जन दे रखा हमने नारनौल के लिए, रेवाड़ी के लिए और अलवर के लिए। तो यहाँ पे यातायात व्यवस्था का समीक्षा करनी थी। यातायात व्यवस्था को यहाँ की को सुदृढ़ किया गया है, अतिरिक्त जाब्ता भेजा गया, अतिरिक्त अधिकारी भेजे गए हैं। अजमेर में राजस्थान किसान महापंचायत ने आज मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। किसान महापंचायत के जिला अध्यक्ष बालूराम भीचर ने बताया कि बड़े बिजली बिल से किसान बेहाल हैं और गरीब किसानों पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने फसल बर्बाद होने पर पीड़ित किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। किसान महापंचायत ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो वह आगे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। राज्य सरकार बिजली का बिल है, बिजली के बिल माफ करो, बिजली के वो एक दो चारा वगैरह चलता है, बिजली के बिल वापस लो, कुएं के बिल वापस लो, बिजली के बिल माफ करो, किसान के बिल माफ करो। अगर राज्य सरकार बिजली का बिल है, बिजली के बिल माफ करो, बिजली के वो एक दो चारा वगैरह। आज हम डॉक्टर मीना प्रधान संभाग आयुक्त कमिश्नर को ज्ञापन देने आए किसान महापंचायत मुख्यमंत्री के नाम। हमारी 5-7 मांगे हैं और हमारी मुख्य मांग है कि जो राज्य सरकार ने अभी घरेलू उपभोक्ताओं को जो 2 महीने का बिजली का बिल आता था वो आज 1 महीने का कर दिया है, और जो 2 महीने का जो सरचार्ज लगता था मीटर चार्ज 260 रुपये, आज 1 महीने का सरचार्ज लग रहा है। तो हमारे किसानों को आज गरीबों को मीटर का चार्ज भरना, मीटर का बिल भरना है ना टेढ़ी खीर हो गया है। तो हम राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं, चेतावनी देने आए हैं कि तुम केंद्र को तो कह रहे हो कि बिल किसान बिल लो, किसान बिल, तो ये बिजली का बिल भी वापस लो। आप भी हाहाकार मचा हुआ गाँव में, हाहाकार बिजली का बिल। दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसान असली किसान नहीं है, फर्जी किसान है, ये कहना है अजमेर से बीजेपी सांसद भागीरथ चौधरी का। चौधरी ने कहा कि आंदोलन पीएम मोदी को कमजोर करने की विपक्ष की साजिश है। कृषि सुधार कानून को लेकर बीजेपी पूरे देश भर में कृषि चौपालें कर रही है, किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है। जो सवाल है जिनको लेकर उनको लगता है कि कहीं भ्रम है वो दूर करने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ में है अजमेर से बीजेपी सांसद भागीरथ चौधरी। भागीरथ जी, पहले तो भ्रम क्या है किसानों को? देखिए, हमारे राजस्थान के किसानों को तो कतई भ्रम नहीं है, परंतु हम चाहते हैं कि किसानों को वास्तविकता हम बताएं, ताकि जो किसान फर्जी किसान बनकर जो इस तरह के आंदोलन कर रहे हैं, और मैं तो ये कह रहा हूँ इस देश के नहीं बाहर की ताकतें भी आकर और उसमें अराजक तत्व उसमें आ गए हैं, जो किसान कल्याण के लिए जो तीनों ये जो बिल लाए गए हैं। आप पहले तो कह रहे हैं कि बाहर की ताकतें, वो कौन सी ताकतें हैं जिनके बारे में आप कह रहे हैं? बाहर की ताकतें जो देख रही है, धारा 370-35 है, चाहे 3 तलाक हो, नागरिकता संशोधन बिल हो, चाहे राम मंदिर का मसला हो, ऐसे ऐतिहासिक मसले
जो वर्षों से उलझे हुए थे उनको नरेंद्र भाई मोदी जी ने सोल्व कर दिया है। अब वो चाह रहे हैं कि किसानों के नाम से एक वातावरण खड़ा करके उसमें विदेशी ताकतें पाकिस्तान, चाइना वो भी उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। परंतु मैं ये कह सकता हूँ कि किसान के कल्याण के लिए ये तीनों बिल आए हैं और इसके लिए आपको पता है अभी जो किसान कल्याण चौपाल है उसके अंदर सारे किसान इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि ये किसानों के हित के लिए लाए गए बिल है। भागीरथ जी का कहना है कि कांग्रेस किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है और बीजेपी किसानों के कल्याण के लिए काम कर रही है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह, चकवाड़ा, न्यूज़ 18 इंडिया। अब बात बीकानेर की, जहां भांग का ठेका हटाने को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिला। बता दें कि केएम रोड पर भांग का ठेका खुला हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पास में मकान होने के कारण महिलाओं को भी बाहर निकलने में काफी परेशानी होती है। ठेके पर आने वाले लोग अश्लील बातें भी करते हैं, जिसके कारण लोगों का निकलना भी दूभर हो गया है। इसलिए आज चोटिना इलाके के लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। सूचना मिलने के बाद कोटगेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की समझाइश के बाद आखिरकार स्थानीय लोगों ने जाम को खोल दिया। कभी आपने लाठी लेकर लड़ाने वाले विधायक को देखा है? नहीं तो आपको मिलवाते हैं मरुधरा के लाठी वाले विधायक से। ये कांग्रेस विधायक बलजीत यादव, जो कि बहरोड से विधायक हैं, जो अपने बयानों और कार्यशैली को लेकर हमेशा विवादों में रहते हैं। बलजीत यादव अपने समर्थकों के साथ हाथ में लाठी लेकर बहरोड स्टेडियम पहुंचे और पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता जसवंत यादव को लाठी से मुकाबले के लिए ललकारा, क्योंकि जसवंत यादव ने उन्हें लाठी से मुकाबला करने का चैलेंज दिया था और 2 मिनट में बलजीत को चित करने की बात कही थी। इस चैलेंज को बहरोड विधायक बलजीत यादव ने स्वीकार कर लिया और वो अपने समर्थकों के साथ लाठी लेकर बहरोड स्टेडियम पहुंच गए, लेकिन जसवंत यादव नहीं पहुंचे और लाठी वार होने से बच गया। हमारे यहाँ से जो पूर्व एमएलए थे, तो जिसे जसवंत यादव झूठ के जनरेटर के नाम से ज़्यादा जानते, वो चुनाव में यहाँ आए, यहाँ पे डींगबाजी कर रहे थे कि एमएलए से मैं लाठी से लड़ूंगा। और अब बात उदयपुर की। यहां सरकारी स्कूल में कार्यरत पीटीआई शिक्षक ने बेहतर कार्य के लिए मिली सम्मान राशि से कोरोना से लड़ने का हथियार खरीदा। दरअसल काया गांव में बतौर पीटीआई शिक्षक के रूप में योगदान देने वाले घनश्याम खटीक को शिक्षक दिवस पर बेहतर कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया था। घनश्याम खटीक को सम्मान राशि के रूप में 21,000 रुपए मिले थे, लेकिन शिक्षक ने इस राशि से सैकड़ों मास्क और छाता खरीदा। इसके बाद शिक्षक घनश्याम ने छाता और मास्क को अपने स्कूल के छात्रों के बीच वितरित कर दिया। छात्रों के प्रति ऐसे लगाव को देखकर स्थानीय शिक्षक की गाथा पूरे गांव में इस समय गाई जा रही है। ये छाते और मास्क दिए गए हैं घनश्याम जी सर की तरफ से, और हम जब विद्यालय आते हैं तो सब साथ साथ में आते हैं। इस छातों की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग रहता है और हम सुरक्षित विद्यालय आए और सुरक्षित विद्यालय से जाए, इसके लिए छाते बहुत ज़रूरी है। मास्क घनश्याम जी सर की तरफ से दिए गए हैं। घर से स्कूल जाने और स्कूल से घर जाने की सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए, इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। ये खबर आपके और आपके बच्चों के लिए है। आपको दिखाते हैं कि कैसे एक बेटी अपने सुनहरे भविष्य के लिए अपनों से ही जंग लड़ रही है। राजस्थान के भरतपुर जिले की एक नन्ही स्पोर्ट्स स्टार कैसे बाल विवाह की जिद पर अड़े अपने पिता के खिलाफ डटकर खड़ी हो गई। मेरे पापा को बहकावे में लेकर मेरा बाल विवाह करवाना चाहते हैं और मुझे पढ़ने नहीं देते। सुना आपने मरुधरा की इस मासूम को, जो खेलने में अव्वल है, जो पढ़ाई में अव्वल है, जो अपना भविष्य खुद संवारना चाहती है, लेकिन इसके सपनों, इसकी उड़ान को इसके अपनों की नजर लग गई है। ये अपने इसके सगे पिता और ताऊ है। मुझे करने नहीं देते, तैयारी भी नहीं करने देते और शादी करना चाहते हैं मेरी। जी हाँ, हाथों में मेडल लिए ये बेटी अपने सुनहरे भविष्य के लिए अपनों से ही लड़ रही है। आंखों में भविष्य के कई सपने लिए ये बेटी अपने पिता के खिलाफ डटकर खड़ी हो गई है। इस बेटी को पिता और ताऊ ना तो खेलों में जाने देते हैं और ना ही पढ़ाई करने देते हैं। अब ये बेटी राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग से मदद की गुहार लगा रही है। महज 14 वर्ष की उम्र में भरतपुर की ये बेटी खेल के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अपना लोहा मनवा चुकी है। वेट लिफ्टिंग में अब तक राष्ट्रीय स्तर की 5 प्रतियोगिताओं में भाग ले चुकी है और स्वर्ण पदक जीत चुकी है। इसे खेल में रुचि है और वो भविष्य में भी खेलते रहना चाहती है।
और माता पिता का नाम रोशन करना चाहती है, लेकिन इसके पिता और ताऊ इस पर लगातार विवाह करने का दबाव बना रहे हैं। वहीं इस मासूम की मां इसके साथ है। जो जेठ है ना, वो इसको परेशान करते हैं, हम दोनों को गंदे गंदे आचरण लगाते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करवाते हैं हमारी, किसी से फिर बोलते हैं ये बदतमीज है। और हमारे दोनों बच्चे भी ले रखे हैं 1 महीने से भी। मेरे हस्बैंड पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इसलिए उनको फंसा रखा है। मैं अपने बच्चों को भी उनसे लेना चाहती हूँ और मैं अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहती हूँ। और मैंने मुकदमा दर्ज कर रहा था मेरठ थाने में, तो वहाँ पे भी नरगिस खां मैडम है ना, उन्होंने ना मेरे उन चारों के नाम निकाल दिए। माँ अपनी बेटी का सपना पूरा करना चाहती है। ये बात जैसे ही बच्ची के पिता और ताऊ को लगी, उन्होंने इन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। बाद में माँ बेटी ने पुलिस की सहायता ली और जिससे उन्हें फिर से छत नसीब हो पाई। बीते 1 महीने से माँ बेटी को ननिहाल पक्ष की मदद से 2 वक्त की रोटी मिल रही है। बहरहाल राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग ने पीड़ित बेटी और उसकी मां को पूरी तरह से सुरक्षा मुहैया कराने के लिए आश्वस्त किया है। देखना है अब इस बेटी को कब तक न्याय मिलता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए भरतपुर से शिव कुमार वशिष्ठ और दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। और अब आपको लिए चलते हैं गोविंद सिंह डोटासरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ, जहां वो शिक्षा विभाग के 2 साल के लेखा जोखा पर मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। बीते 2 वर्षों में विभाग ने कई और नवाचारों को गति दी है। इस तेजी से बढ़ते दौर में देश और देश के स्कूली ढांचे को मजबूती देते ये कदम आने वाले समय में बहुत ही निर्णायक साबित होंगे। पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा लिए गए अहम फैसलों की बदौलत ही आज सरकारी स्कूलों की बेहतर सेवाओं से अनेकों विद्यार्थी और परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। जनहित को सर्वोपरि मान सरकार का अब एक ही नारा है, शिक्षा ही सक्सेस है, दिल जीतना ही प्रोग्रेस है। बहुत सुंदर वीडियो प्रस्तुतिकरण और माननीय 2 वर्ष की उपलब्धियों के संदर्भ में माननीय मंत्री महोदय से आप मुखातिब होते हैं सभी, और लोकार्पण प्रॉफिटेबल बुक जिसका हम जिक्र कर रहे थे वो माननीय मंत्री महोदय के पास पहुंच चुकी है। इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप देखेंगे सभी मीडिया कर्मी, तो हम आपसे ये चाहेंगे कि न सिर्फ इसको देखें बल्कि इसका इतना प्रचार प्रसार करें कि आप देखिए कि राजस्थान का शिक्षा विभाग कितना अच्छा काम कर रहा है। लॉन्च करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ माननीय मंत्री महोदय, प्रमुख शासन सचिव महोदया, एडीपीसी साइमा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। साल पहले जब हम लोग सरकार में आए थे तो आपने देखा होगा कि 2011-12 में जो एनसीईआरटी सिलेबस था उसको परिवर्तन करने का काम राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार ने किया था। और जो कंट्रोवर्सी वहां पर बनी थी उसके बाद में सबसे पहले हमने उस कंट्रोवर्सी को खत्म करने का काम किया और एनसीईआरटी सिलेबस हमारी सरकार के द्वारा लागू करने का निर्णय लेकर के लागू किया गया। क्योंकि एनसीईआरटी सिलेबस पूरे देश में एक समान है और पूरे देश में एक समान है तो बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ना और उनकी सफलता अर्जित करने के लिए एनसीईआरटी सिलेबस बहुत जरूरी था, जिसको हमारी सरकार ने लागू किया। 26,000 के लगभग 3rd ग्रेड के टीचर थे जो कोर्ट में अटके हुए थे, उनकी काउंसलिंग हो गई लेकिन वो धरातल के ऊपर स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं आ सके। उन 26,000 3rd ग्रेड के टीचर्स को हमने कोर्ट से बाहर निकाला और उनको कोर्ट से बाहर निकाल करके और उनको विद्यालयों में नियुक्ति देने का काम किया। पहली साल में 1581 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लैब्स के लिए, पुस्तकालय के लिए, फर्नीचर के लिए, इनके लिए पहले बजट में ला करके वहां पर हर स्कूल में कक्षा कक्ष, प्रधानाध्यापक कक्ष, लैब आदि बनाने का काम शुरुआत किया गया। प्रथम वर्ष में 50 स्कूलें नई
और 1210 स्कूलें क्रमोन्नत करने का निर्णय बजट में लेकर के उसके ऊपर काम शुरुआत की गई। और आपने देखा होगा कि इतने नवाचार शिक्षा विभाग में किए गए, बस्ते का बोझ कम किया गया, बाल सभाएं की गई, एनुअल फंक्शन किए गए, खेल के अंदर हमने ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम किया, बच्चों को प्रोत्साहन दिया, चाहे वो स्टेट ओपन के माध्यम से एग्जाम्स दे रहे हों, चाहे बोर्ड के माध्यम से एग्जाम दे रहे हों, समय पे उनकी एग्जाम्स करवाई। कोरोना काल में जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी, लेकिन चाहे स्माइल प्रोजेक्ट हो, दूरदर्शन हो, रेडियो हो, हवा महल हो, ई कक्षा प्रोजेक्ट हो, इन सब के माध्यम से घर बैठे बैठे उन बच्चों को शिक्षित करने का काम किया। कोरोना काल में 10वीं और 12वीं की जो एग्जाम्स बीच में रह गई थी, उन एग्जाम्स को भी हमने पूरी कराई और नीट जेई में जो बच्चे सक्सेस होने थे उनको अपने भविष्य को आगे निर्माण करने में मदद मिली। आपने देखा होगा राजीव गांधी पोर्टल हमने लॉन्च किया, उसके माध्यम से लाखों बच्चों ने उसका लाभ उठाया। 14 देशों की जानकारी, जहां पर कौन सी यूनिवर्सिटी में कहां पर किस प्रकार का कोर्स चलता है, कहां क्या छात्रवृत्ति मिलती है, किस स्तर के ऊपर कितने परसेंटेज में वहां एडमिशन होता है, उसकी जानकारी देने का काम किया। नो बैग डे जैसी योजना लॉन्च की गई। कंप्यूटर शिक्षकों के लिए कैडर का निर्माण जो प्रक्रियाधीन है, मैं समझता हूं महीने 20 दिन में उसकी कंप्लीट हो जाएगा। जो 3rd ग्रेड के टीचरों के बाद में जो 2nd ग्रेड के हेडमास्टर थे, प्रधानाध्यापक 10वीं क्लास के माध्यमिक विद्यालयों में, उनको नियुक्ति देने का काम किया। 2nd ग्रेड के 9000 से ज्यादा वरिष्ठ अध्यापकों को नियुक्ति देने का काम किया। 5000 जो व्याख्याता हैं उनको नियुक्ति देने की प्रक्रिया चल रही है। जो हमारे लाइब्रेरियन हैं उनको नियुक्ति देने का काम किया। पुस्तकालय अध्यक्षों की एग्जाम हो चुकी है, उसकी भी नियुक्ति देने का जल्दी से जल्दी काम करेंगे। 31,000 रीट की भर्ती के लिए 25 अप्रैल की तारीख तय कर दी गई है। 50,000 से ज्यादा शिक्षित बेरोजगारों को जो आस लगाए बैठे थे उनको नौकरी इस हमारे कार्यकाल में, 2 साल के कार्यकाल में देने का काम किया। और 31,000 के लिए हमने विज्ञप्ति की तैयारी कर ली है। 1-2 दिन में प्रक्रिया पूरी होते ही मैं समझता हूं उसकी हम लोग विज्ञप्ति जारी करेंगे। जो आरटीई था उसके तहत जो 1 लाख की आय सीमा थी उसको 2.5 लाख करने का काम किया। शिक्षा वाणी रेडियो कार्यक्रम आप सबने देखा होगा, कितने बेहतर तरीके से हमने काम करने का काम किया है। महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल, गरीब का बेटा इंग्लिश स्कूल में नहीं पढ़ पाता था क्योंकि उसके बाद पैसे नहीं होते थे, और वो पैसे नहीं होते थे तो उनको सबसे पहले 33 जिलों में, एक जिलों में 11,000 के लगभग शिक्षकों वहां पर बच्चों ने एडमिशन लिया। अब ब्लॉक के ऊपर जो 167 विवेकानंद मॉडल स्कूलें हैं, उनके अलावा हमने जो 134 के अलावा 167 ब्लॉकों में इंग्लिश मीडियम खोलने का काम किया। 65,000 के लगभग बच्चों ने एडमिशन ले लिया है। लॉटरी से एडमिशन करना पड़ा हमको। निःशुल्क जिस बच्चे के 25 से 50,000 रुपए तक इंग्लिश मीडियम में लगते थे, वहां पर इन बच्चों को सरकारी स्कूल में निःशुल्क पढ़ने का काम होगा। किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, क्वालिटी एजुकेशन की बात हो, प्री बोर्ड परीक्षाएं कराई गई। प्री बोर्ड के आधार पे हमारे रिजल्ट में सुधार हुआ। और आपने देखा होगा कि क्वालिटी एजुकेशन में हम दूसरे नंबर पर पूरे हिंदुस्तान में आए। बाल मेले आयोजित किए गए, साइंस मेला आयोजित किया गया। मैं कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि हिंदुस्तान में पहला स्टेट है जहां पर इतने नवाचार हुए। शैक्षिक कैलेंडर बिगाड़ दिया था, उसको ठीक करने का काम किया। बच्चों के बीच में जो अवधारणा एक हो गई थी कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, टीचर नहीं मिलते हैं, 75% से ज्यादा ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पर टीचर नहीं हो, वहां 75% से ज्यादा टीचर देने का काम किया। सारी की सारी ऐसी व्यवस्थाएं करने का काम किया कि आज इंग्लिश मीडियम भी हम सरकारी स्कूल में, और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आगे आने वाले समय में जहां भी अगर कोई नीचे से विद्यालय प्रबंध समिति ये कहती है कि हमको इंग्लिश मीडियम में 1 से कक्षा 5 या 1 से 8 में पढ़ाने की, हम पढ़ाएंगे।
तो वहां पर हम परमिशन दें, इस तरह की व्यवस्था भी हम लोग करने जा रहे हैं। तो जो शिक्षकों की समस्या थी, शैक्षिक कैलेंडर बिगड़ गया था, उसको ठीक किया, उनको ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया। समसा में जितने भी इंटरव्यू हुए वो सारे ऑनलाइन इंटरव्यू हुए, एक को भी आना नहीं पड़ा। यहाँ शिक्षा संकुल में आप पत्रकार मित्र हैं, देखते थे यहाँ हजारों की संख्या में बच्चे को गोद में लिए हमारी टीचर्स, अध्यापक बहनें बैठी रहती थी, 2-2, 3-3, 4-4, 7-7 दिन तक इंटरव्यू चलते थे, भूखे पैसे बैठे रहते थे, सारा ऑनलाइन किया गया। टीचर्स की जो समस्याएं थी, 11,000 से ज्यादा जो हमारे यहाँ परिवेदनाएं थी, उनको कैंप लगा करके उनको ठीक किया गया। उसके बाद में ऑनलाइन सिस्टम किया गया, ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए गए। आज एक भी कोई भी टीचर मारा नहीं पड़ता, अपने घर बैठा अपने पासपोर्ट के आधार पे साला दर्पण के माध्यम से वो अपने ट्रांसफर की एप्लीकेशन दे सकता है। जितना काम चाहे पहले साल में चाहे दूसरे साल में, कोरोना काल में भी इतने बेहतर तरीके से हुआ। आज आओ घर से सीखे कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, वर्कबुक दी जा रही है सबको, वर्कबुक टीचर जाकर के उनको दे के आते हैं, फिर घर से लेकर के आते हैं। मिड डे मील जो भारत सरकार ने कहा दीजिए, उसकी तैयारी कर ली गई है। घर घर बच्चों को जो कोरोना काल के समय में वो नहीं आ पाए, उनको घर जाकर के पैकेट के आधार पर मिड डे मील की सामग्री दी जाएगी। तो मैं अगर ये कहूं कि सर्वांगीण विकास अगर शिक्षा के क्षेत्र में हुआ तो वो 2 साल में हुआ। केजीबी विद्यालयों को देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद मॉडल